नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, भाई आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। अब आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर देनी है और साथ में सीटेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वक्त नहीं खराब करना है। टाइम इज वेरी प्रीसियस। इफ विल वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समय बहुत कीमती है और समय रहते हुए किसी भी चीज को हम तैयार कर ले, वो एक बेहतर तरीका होता है। तो आइए, थर्ड सेमेस्टर में आपका एक विषय है सामाजिक अध्ययन, ठीक है, सोशल स्टडी। 50 नंबर का है, 50 अंक का है और 25 अंक पाना आपके लिए बेहद जरूरी है। मैंने अपने डेमो फर्स्ट क्लास में आपको संविधान के जो एक महत्वपूर्ण शब्दावली है, जिसके माध्यम से आप संपूर्ण संविधान को जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसको आप समझ पाए, उसको लेकर मैंने कई महत्वपूर्ण शब्दावली पर चर्चा किया था। जैसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मोनार्की, राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या है। तो सिंपल तरीके से मैंने बताया कि सत्ता को धारण को लेकर अंतर है। राजतंत्र में सत्ता को धारण राजा किया है, लोकतंत्र में सत्ता को धारण जनता किया है। जो सत्ता को धारण करेगा वही सबको सर्वे सर्वा होगा। जैसे राजतंत्र में राजा, वैसे लोकतंत्र में जनता। लोकतंत्र में भी मैंने दो टाइप बताया था कि लोकतंत्र में दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब आप स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब कि जनता का सरकार से सीधा संबंध। लेकिन जब आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो पहले जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है और फिर सभी प्रतिनिधि मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। तो जनता का सरकार से संबंध कैसा हुआ? एक अप्रत्यक्ष संबंध हुआ। तो इसीलिए हमारे इंडिया में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अक्सर आप दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखेंगे तो वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और इसको दूसरे शब्दों में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। मैंने इस पे चर्चा कर लिया था, आप क्लासेस देख लेना। फिर मैंने राज्य, देश और राष्ट्र में प्रमुख अंतर पर भी चर्चा किया। एक कंट्री के लिए तीनों शब्द प्रयोग होते हैं। पॉलिटिकल साइंस की अगर भाषा में देखें, संविधान की भाषा में देखें, तो एक कंट्री को राज्य कहा जाता है। यह एक राजनीतिक इकाई शब्द है। राज्य एक अमूर्त संस्था है जिसको बौद्धिक स्तर पर आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, किंतु आप देख नहीं सकते। जैसे आपका पार्लियामेंट, मैंने चर्चा किया था। और राज्य को राज्य कहने के लिए 4 तत्वों की जरूरत होती है: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। एक भी तत्व अनुपस्थित हो गए तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाएगी, हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। और जब आप आर्टिकल 12 संविधान में पढ़ते हैं तो आपको भाग 2 में, आर्टिकल 12 नहीं है, भाग 3 में है, ये ध्यान रखना। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और आपका डीपीएसपी भाग 4 में है, आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। लेकिन एक जगह राज्य को प्रांत कहा गया है, जब संविधान का भाग 6 पढ़ेंगे वहां पर प्रांत कहा गया है। मैंने चर्चा किया, आप देख लेना। मैं आपको आज के टॉपिक से कनेक्ट करने के लिए ये पिछले जो बातें हैं वो मैं एक मोजवानी भाषा में बता दे रहा हूं, इसको मैं समझाऊंगा नहीं, आप जाके पिछला क्लास देख लेना, ठीक है। अब बच्चों, देश एक भौगोलिक इकाई शब्द है। आप भूगोल की किताब उठाएंगे, वहां पर कंट्री, देश शब्द का प्रयोग होता है, जैसे झील, झरना, नदी, पठार, पहाड़ इत्यादि। लेकिन राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई शब्द है, इसमें एक इमोशन है, एक भावनात्मक जुड़ाव है। अब बच्चे एक बात ध्यान रखना कि कोई भी कंट्री राज्य मान लीजिए नहीं है, मतलब कि उसके पास चारों तत्वों में से एक तत्व अनुपस्थित है, राज्य नहीं है, लेकिन वो दोस्तों राष्ट्र हो सकता है अगर उसके अंदर एक इमोशन है। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन जब हम आजादी के पहले के भारत को देखेंगे तो भारत एक राज्य नहीं था।
क्यों? क्योंकि हमारे पास न हमारी सरकार थी और न हमारी संप्रभुता थी, लेकिन राष्ट्र था। क्योंकि हमें अपने भूभाग के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव था। जैसे हमारे क्रांतिकारी वीर कहते थे कि भारत हमारी मां है, भारत हमारी मां है, और हमारे मां को कुछ टुकड़ों में ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने मोटे मोटे जंजीरों से जकड़ के रखा है, और हमारे मां का अंग कोमल है और उसके कोमल अंगों पर दरारें पड़ रही हैं, और हम सब भारतीय जिसके दो पैर दो आंख दो पैर दो आंख सब कुछ सही सलामत है, और मैं देख रहा हूं अपने मां के ऊपर अत्याचार। ये एक इमोशनल, एक भावनात्मक, ताकि सभी को एकजुट करके हम अपनी संप्रभुता के लिए लड़ सके और हम अपने भूभाग को प्राप्त कर सके। तो मैंने इस पर डिटेल में आप लोगों से चर्चा किया। फिर आए थे हम सरकार के टॉपिक पे, तो अब हम यहीं पर चर्चा शुरू करते हैं। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। इनमें से एक भी तत्व यदि अनुपस्थित हो जाएगा तो राज्य की अवधारणा जो है वो निरर्थक हो जाएगी, हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। ठीक है। अब बच्चे, मैंने आपको बताया था कि राज्य एक अमूर्त संस्था है। कैसी संस्था है? अमूर्त। और राज्य का जो मूर्त रूप है वो सरकार है, जो क्या करता है? राज्य के व्यवहारिक शक्तियों को प्रयोग करता है। क्या करता है? व्यवहारिक शक्ति का प्रयोग। अब यहां पर सरकार एक निश्चित भूभाग पर क्या करता है अपना? सरकार एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत ही अपनी राजनीतिक क्रिया करता है, और ये जो पॉपुलेशन है ये एक पॉलिटिकल सिस्टम के अनुसार संचालित हो, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित हो, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? गवर्नमेंट की। और जो गवर्नमेंट है वह बच्चे क्या होना चाहिए? संप्रभु होना चाहिए, अर्थात कि आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, मतलब कि अपने भूभाग के बाहर, दोनों में वह स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, बिना दबाव के स्वतंत्र निर्णय। ठीक है। अब बच्चे यहां पर मैं अब इसको आगे बढ़ाऊंगा और सरकार के एक पार्ट को मैं अलग करता हूं। अब बच्चे ये है गवर्नमेंट, सरकार, जिसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझना, बातों को समझने की कोशिश करना, आप सारी चीजों को बड़ी ही सहजता से समझ जाएंगे। बाकी आप लोगों को बैच में एडमिशन लेना हो तो बिना कुछ सोचे समझे आप कांटेक्ट नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप उस कांटेक्ट नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करें, आपको हम तुरंत एडमिशन कराएंगे। ठीक है। चलो, इन सबसे पहले उठ के बातें करते हैं। अब बच्चे, सरकार के सामने 3 प्रमुख चुनौती थी। जैसे आप देखेंगे अपने ही घर में दादा बाबा को आप देखेंगे तो अब उनके 3 बच्चे हो गए हैं। अब बाबा को लगा कि यार परिवार बड़ा हो रहा है, अब हमारे सामने कुछ चुनौती आ रही है। ऐसे ही गवर्नमेंट के सामने 3 चुनौती आती है कि भाई कानून को कौन बनाएगा, कानून का निर्माण कौन करेगा और कानून को लागू कौन करेगा, और विवाद हुई तो निपटारा कौन करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के 3 अंगों का जन्म होता है, और वो 3 अंग कौन कौन? एक आपका कार्यपालिका, एक आपका विधायिका, और एक आपका न्यायपालिका। ठीक है।
अब बच्चे ये जो कार्यपालिका है, ये जो आपका विधायिका है, ये क्या करेगा? कानून का निर्माण करेगा। ठीक है, अभी इसको और डिटेल करेंगे और अच्छे से सहजता से समझाएंगे। कार्यपालिका का काम होगा कानून को लागू करना, और मान लीजिए कि जनता और सरकार के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है, सेंट्रल और स्टेट के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उन विवादों का निपटारा करने का कार्य किसका होगा? न्यायपालिका का होगा। विवाद का निपटारा कौन करेगा? ये आपका न्यायपालिका। तो यही 3 चुनौती थी, और इन 3 चुनौतियों का निपटारा करने के लिए सरकार के 3 अंगों का निर्माण होता है, और ये सब सरकार ही है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम आपको इन 3 अंगों को और डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, और अच्छे से। लेकिन इसके पहले आपको एक बात समझना होगा कि एक तरफ संसदात्मक शासन व्यवस्था होता है, एक तरफ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, आजादी से पहले ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण शुरू हो गया था। काफी संविधान सभा में डिबेट हो रहे थे, और हम चाहते थे कि हम एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण करें, और इसके लिए हमारे पास बेहतर विकल्प था संसदात्मक शासन। क्योंकि ब्रिटेन जो था हमारे भारत में लंबे समय तक शासन किया, और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम था, और हमें इसका एक गहरा अनुभव भी था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ये बच्चे अमेरिका में है, भारत में नहीं है। और क्या कैसे इसको कहेंगे, ये अब मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, ये मैं अब आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। संसदात्मक शासन व्यवस्था, और एक तरफ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इसको अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल करूंगा, और इसको आप थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करना। ठीक है, कोई भी बात को डिटेल में मैं समझाऊंगा और आप लोग समझते जाएंगे। देखो, ये जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, ये किसे कहेंगे? तो पहली चीज ये जान लो कि ये कहां पर है, आपके इंडिया में है। हमने इसको कहां से ग्रहण किया? ब्रिटेन से ग्रहण किया, ये भी आप जानते रहे हैं। ठीक है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में बच्चों मैं इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करता हूं सरकार के 3 अंगों के माध्यम से। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, इसमें भी सरकार के 3 अंग। ये बच्चे आपका अमेरिका में है, और सरकार के 3 अंग कौन कौन? तो कार्यपालिका, और अमेरिका में विधायिका को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है, और न्यायपालिका। ठीक है, अब समझो,
पार्लियामेंट्री सिस्टम जहां पर होगा वहां पर कार्यपालिका और विधायिका में एक घनिष्ठ संबंध होगा, घनिष्ठ संबंध। जहां पर जिस कंट्री में आप देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पर कार्यपालिका और विधायिका में काफी घनिष्ठता होगी और विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण होगा। किससे? विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण होगा। अभी मैं आपको इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण, ठीक है। अभी आपको मैं जब इसको और पार्ट में डिवाइड करूंगा तो और क्लियर होते जाएंगे। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे कि भाई कार्यपालिका और विधायिका में काफी घनिष्ठता होती है और विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण होता है। बस इतना जान लो, ठीक है। अब लेकिन जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर कार्यपालिका और विधायिका मतलब कि कांग्रेस में कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। कार्यपालिका अलग, कांग्रेस अलग, और न ही कांग्रेस से कार्यपालिका का निर्माण होता है। कांग्रेस से, कांग्रेस मतलब विधायिका, कार्यपालिका का निर्माण नहीं होता है। अब बच्चे, जहां संसदात्मक शासन व्यवस्था होता है वहां पर कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं। कौन कौन? दो प्रधान। एक नाम मात्र का प्रधान, एक नाम मात्र का प्रधान जिसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रपति कहेंगे। और एक आपका वास्तविक प्रधान जिसे हम क्या कहते हैं? पीएम कहते हैं। आप कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम उठाएंगे, जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पर कार्यपालिका के दो प्रधान आपको देखने को मिलेंगे। जब आप ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाते हैं तो वहां पर भी कार्यपालिका के दो प्रधान हैं, बस अंतर यह है कि वहां पर नाम मात्र का प्रधान राजा होता है और वास्तविक प्रधान पीएम होता है। वहां पर राजा वंश के आधार पर पद ग्रहण करता है, लेकिन हमारे यहां राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से पद ग्रहण करता है। यह भी बात आप क्लियर रखिए। अब आपको यहां पर, अब बच्चे जब आप अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को देखते हैं तो कार्यपालिका का एक प्रधान होता है राष्ट्रपति और वही सब कुछ सर्वे सर्वा होता है। अंतर आपको पता चल गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो आई होप आप सभी क्लियर हो गए होंगे और मुझे लगता है कि कोई भी आपके अंदर डाउट नहीं होगा। अब बच्चे यहां पर एक और बात आपको क्लियर करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, एक बात आपको और क्लियर करते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था हमने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर अपनाया। केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पे हमने क्या अपनाया? पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। यहां पर राज्य का मतलब प्रांत, ठीक है। हमने केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर क्या अपनाया? पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। ऑल क्लियर? अब जब आप संविधान का आर्टिकल 74 और 75 पढ़ते हैं तो ये जो है आपको बताता है कि भाई सेंट्रल स्तर पर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। लेकिन जब आप आर्टिकल 163 और 164 पढ़ते हैं तो आपको यह पता चलता है कि भाई हमने प्रांत स्तर पर क्या अपनाया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, ठीक है।
तो ये भी आपको क्लियर कर दिए। अब इसको और ओपन करते हैं और अच्छे से, ठीक है, ताकि आप और अच्छे से और भी चीजों को और क्लियर कर पाएं, क्योंकि फिर उसके बाद हम डायरेक्ट सिलेबस में एंट्री करेंगे और सिलेबस से संबंधित जो भी बातें हैं वो भी हम आपको और क्लियर कराते चलेंगे, ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक को और ज्यादा ओपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट वमेंट करना है। देखो थोड़ा सा मैं जब समझाने लगता हूं तो बड़ा ही गंभीरता से समझाता हूं, और फिर जब बातें करना शुरू करता हूं तो भाई खूब बैठ के बढ़िया से एकदम एंजॉय करते हुए आप लोगों से बातें करता हूं, ठीक है। तो भाई पढ़ाई वक्त पढ़ाई होनी चाहिए और मस्ती के वक्त मस्ती, ठीक है। आप भी अपने जीवन में एक बात ध्यान रखना, जब पढ़ने बैठो बिल्कुल सीरियस होके बैठो, नहीं मन लग रहा है कॉपी किताब बंद करो और कुछ अपने बिजनेस आइडियाज को विचार करो, क्योंकि मस्ती करना है तो कुछ ऐसा मस्ती करो कि जिससे कुछ अर्थ ना पाए, क्योंकि अर्थ ही सब कुछ है। अर्थ नहीं है तो ये समझ लीजिए कि अर्थ विहीन जो प्राणी है इस पृथ्वी पर उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना भी कहोगे यार मेरे बड़े अच्छे अच्छे मित्र हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ये हैं वो हैं, तो सब भूल जाओ, ठीक है। कोई आपका कोई भी नहीं है। जब तक आप हैं तब तक सब है, आप नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि कोई भी कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना है। तो आइए अब इस टॉपिक को और डिटेल करते हैं और इसको अच्छे से समझाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, आपको मैं ये जो 3 क्लासेस मैं संविधान पे ले रहा हूं, अगर तुम बच्चे ये समझ गए ना तो इतना वादा कर रहा हूं कि तुम जब भी संविधान का पुस्तक उठाओगे तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, वचन है, ठीक है। तो चलो अब आओ। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र और राज्य स्तर पर हमने क्या अपनाया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब बच्चे मैं सरकार के जो अंग थे उसको एक एक करके अब मैं क्या करता हूं, अलग करता हूं, है अलग कर देते हैं, ठीक है। चलो अब मैं अलग किया कार्यपालिका को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है, अलग कर दिया। हाँ हमने आपको बताया कि केंद्र और प्रांत स्तर पे हमने क्या अपनाया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। तो बच्चे एक तरफ संघ की कार्यपालिका और एक तरफ राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका और एक तरफ राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। अब बच्चे समझने की कोशिश करना, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है। अब आपके जो भी सिलेबस में दिया गया है सब तुरंत देखना इसी जगह आ जाएगा, है। देखो संघ की कार्यपालिका में आपका बच्चे आएगा राष्ट्रपति। कौन आएगा, राष्ट्रपति। और जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे स्टेट में बच्चे क्या होता है, स्टेट में राज्यपाल होता है। और यह नाम मात्र का प्रधान स्टेट में होता है और राष्ट्रपति जो है केंद्र में नाम मात्र का प्रधान होता है। क्लियर, एकदम आपके सामने बिल्कुल सरलता से संविधान की ऐसी प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं जैसे जिस रामायण अगर आप पढ़ते हैं तो लव कुश जो है, लव और कुश दोनों अयोध्या वासी को माँ सीता का जो एक सफर था उसको जिस तरीके से चित्रण करके अयोध्या वासी को बता रहे थे कि आपने किस तरीके से हमारे माँ के साथ अपमान कृत्य किया है और वहाँ की
जो राजा भी हैं उनके लिए भी एक संदेश था। तो कुछ ऐसा ही प्रस्तुतिकरण आपके सामने मैं कर रहा हूं और आप इसका आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं और अच्छे से संविधान को क्लियर कर डालिए। ठीक है, आओ। अब बच्चे, संघ की कार्यपालिका में आपका राष्ट्रपति आता है, एक उपराष्ट्रपति आता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक है। अब बच्चे, संघ की कार्यपालिका में आपका पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद आती है। कौन आता है? पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद। तो जैसे केंद्र में पीएम और उसका मंत्रिपरिषद होता है, वैसे स्टेट में सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद होता है। और ये बच्चे क्या होते हैं? वास्तविक प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक प्रधान। और आपका यहां पर पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान होते हैं। ठीक है। अब बच्चे, यहां पर एक और पद आता है जिसको आप कहते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो आपका संघ की कार्यपालिका में आता है। ये देश का, केंद्र का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। कौन? महान्यायवादी, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। और केंद्र का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महान्यायवादी होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे आओ, राष्ट्रपति जब चाहे जाओ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का इसके कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, तो इसका अनिश्चित कार्यकाल होता है। ठीक है। अब बच्चे, जब महान्यायवादी को यहां पर राष्ट्रपति आओ जाओ करता है, तो ऐसे ही महान्यायवादी आपका स्टेट में कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। कौन? महाधिवक्ता। ये बच्चे स्टेट का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, प्रांत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। और जैसे संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति महान्यायवादी के साथ करता था आओ जाओ जब भी मन, मतलब कि उसके प्रसाद पर्यंत इसका पद धारण होता था, वैसे महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और राज्यपाल जब चाहे तब इसको बाहर निकाल सकता है, जब चाहे तब एंट्री कर सकता है। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र का है, राज्यपाल नाम मात्र का है। तो यहां पर भी सीएम के ही सलाह पे जैसे होता है ना हाथी के दांत, कहावत सुने हैं ना, बस उसी तरीके। ठीक है। अब बच्चे आ जाते हैं, हमने आपको ये क्लियर कर दिया कार्यपालिका को डिवाइड करके। ठीक है। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर अपनाया है। तो आपका ये संघ की कार्यपालिका हो गई, ये राज्य की कार्यपालिका। अब आते हैं विधायिका में। और फिर आप देखो, मैं आपको एक चीज छोड़ा हूं क्लियर करने के लिए, तो वो भी चीज आप देख रहा कैसे क्लियर हो जाओगे। तो देखो, अब आपका विधायिका। ठीक है। चलो इसको अब पार्ट करते हैं। तो एक तरफ बच्चे आपका संघ की विधायिका, और एक तरफ राज्य की विधायिका। ठीक है। आओ, अब संघ की विधायिका को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। संसद क्या कहते हैं? संसद, पार्लियामेंट। क्या कहेंगे? संसद। और संसद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 जो है वह कहता है कि संसद भैया 3 लोगों से मिलकर बनेगा। कौन कौन?
तो आपका एक तरफ राष्ट्रपति, एक तरफ लोकसभा और एक तरफ राज्यसभा। तो संसद जो है वह द्विसदनात्मक है, ठीक है। संसद के 2 सदन होते हैं और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, और यह कहता है कि जो आपका संसद है वह 3 लोगों से मिलकर बनेगा। अब एक तरफ आपने राष्ट्रपति को कार्यपालिका में देखा, एक तरफ राष्ट्रपति को आप विधायिका में भी देख रहे हैं। तो इसका यह अर्थ निकल के आता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के और कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के। क्लियर हुआ? घनिष्ठ संबंध निकल के आया। विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है ये भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा। और आप कहेंगे अरे सर क्या अंदाज है। भाई अंदाज तो है ही है, अंदाज को पाने के लिए तो मैं भी मेहनत किया हूं ना, तो भाई अंदाज तो रहेगा ही। चलो कोई बात नहीं, आओ अब देखो। अब बच्चे यहां पर लोकसभा, लोकसभा का उत्सव तो आप लोग जानते ही हैं। लोकसभा जनता का सदन, निम्न सदन, इसको निम्न सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। और लोकसभा पूरे भारत में कई क्षेत्रों में बटा रहता है और चुनाव आता है। संसदीय चुनाव सुने हैं ना, वही। तो बच्चे अब आप एक चीज ध्यान दो कि एक चीज समझने की कोशिश करना कि जो लोकसभा का चुनाव है, कई राजनीतिक दल चुनाव में आएंगे, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। तो लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता जो है वह पीएम होता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होगा? पीएम। तो भैया पीएम जो है वो आपका यहां पर भी है, पीएम जो है वो आपका यहां पर भी है संसदीय व्यवस्था में वास्तविक प्रधान। तो हुआ ना विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अभी बस इतना समझ लो, क्लियर हो गया। तो संसद जो है वह 3 लोगों से मिलकर बनेगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य की विधायिका में जब आएंगे तो इसको हम लोग विधानमंडल कहते हैं। जैसे संसद वैसे विधानमंडल, और विधानमंडल बच्चे 3 लोगों से मिलकर यह भी बनता है आपका राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, और विधान परिषद। ठीक है। अब देखना, ये जो मान लो कि किसी स्टेट में विधान परिषद नहीं है तो वहां पर विधानमंडल जो है राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगा। क्लियर हुए बच्चे? यहां तक कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो भाई बता दो, कहीं पर कोई भी दिक्कत? ठीक है, चलो। अब बच्चे देखो, राष्ट्रपति जो है न ही लोकसभा का सदस्य है न ही राज्यसभा का सदस्य है। ध्यान से, वह न लोकसभा का सदस्य है न ही राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन संसद का अभिन्न अंग है। जब आप राष्ट्रपति की योग्यता देखते हैं तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, संसद का मतलब कि लोकसभा का सदस्य बनने की उसके अंदर योग्यता हो और किसी लाभ पद पर न हो, वह राष्ट्रपति बन जाएगा। तो न ही राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य न ही राज्यसभा का सदस्य। ऐसे ही राज्यपाल न ही विधानसभा का सदस्य न ही विधान परिषद का, लेकिन वह विधानमंडल का एक अभिन्न हिस्सा होता है। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये मत कहिएगा कि सर आपने तो इस चीज को समझाया ही नहीं है, तो भाई मैंने समझा दिया आपको, अब आप समझ जाओ। तो केंद्र और राज्य स्तर पर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है। तो केंद्र में कार्यपालिका का डिवाइड किया तो संघ की कार्यपालिका एक राज्य की कार्यपालिका,
विधायिका में भी एक संघ की विधायिका और एक राज्य की विधायिका। अब बच्चे आपका न्यायपालिका। ये वही न्यायपालिका जो विवाद की स्थिति आ जाती है तो न्याय करता है? निपटारा उपटारा करता है। जैसे आप देखिए, हमारे घर परिवार में कुछ विवाद होता है तो कुछ जो बड़े लोग हैं उस विवाद को निपटारा करते हैं, तो कुछ इसी प्रकार का। तो भाई हमारे यहाँ जो न्यायपालिका का सिस्टम है वह त्रिस्तरीय है। आपका सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। कोई भी दीवानी और फौजदारी मामला होता है तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, यहां से न्याय नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट जाते हैं, यहां से न्याय नहीं मिलेगा तब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट है यह अपील करने का अंतिम न्यायालय है, अपील करने का लास्ट न्यायालय। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये जो सुप्रीम कोर्ट है यह बच्चे संविधान का संरक्षक और संविधान का अभिभावक है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक, संविधान का अभिभावक कौन है? तो संविधान का अभिभावक बच्चे आपका सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ये भी आप बात नोट रखिएगा। संविधान का संरक्षक कौन? तो सुप्रीम कोर्ट। संविधान का अभिभावक कौन? तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हमने अब आपको सरकार के तीनों अंगों को मैंने आपको बड़े ही सहजता से अच्छे से सारे एक एक बिंदु को मैंने क्लियर कर दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है। अब जैसे ये जो पीएम है, ये पीएम, ये बच्चे पीएम एक तरफ से लोकसभा का सदस्य भी है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य भी है। क्योंकि पीएम के लिए क्या है, कोई व्यक्ति पीएम मान लो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लोकसभा का भी नहीं है, राज्यसभा का नहीं है, वो बन जाएगा पीएम, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो पीएम या तो लोकसभा का सदस्य या तो राज्यसभा का सदस्य है। जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य हैं। तो बच्चे यहां पर यह क्लियर हुआ कि कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध है कि नहीं, और विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं। पीएम लोकसभा से ही आया ना, लोकसभा से आया। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य होता है, राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होता है, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी का निर्वाचित सदस्य होता है ना। तो आखिरकार ये राष्ट्रपति कहां से चुना गया? इन्हीं सदस्यों से ना। तो विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ये मुझे बताना था और आपको मैंने डिटेल में ये चीजें क्लियर कर दिया। आई होप सभी बच्चे एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, आज के क्लास में आपको एक एक बातें मैंने क्लियर किया नहीं। आज आपका डीएलएड 3rd सेमेस्टर में सोशल स्टडी का डेमो 2nd क्लास था। इसके पहले जो डेमो 1st था उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्लासेस है, जिसमें कई इंपॉर्टेंट मैंने शब्दों को बताया। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ से सरकार को पकड़ा, फिर उसके बाद सरकार के तीनों अंगों से परिचय कराया, उनके कार्य क्या हैं उससे भी आपको परिचय करा दिया। फिर उसके तत्पश्चात मैंने 2 व्यवस्था, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसमें डिफरेंट को बताया कि अंतर क्या है, और
इसको आप लोग समझ जाइएगा। फिर हमने बताया कि केंद्र और प्रांत दोनों स्तर पे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया। साक्ष्य भी आपको दिया कि किस साक्ष्य पे मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद कार्यपालिका को हमने केंद्र के स्तर पर डिवाइड किया, प्रांत के स्तर पर। केंद्र के स्तर में कौन कौन आएगा वो मैंने खाका तैयार किया, राज्य में कौन आएगा ये खाका तैयार किया। ऐसे ही विधायिका में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, संसद और विधानमंडल में कौन कौन आएंगे वो मैंने क्लियर किया। और फिर न्यायपालिका को मैंने क्लियर किया। अब आपको जो आगे की क्लासेस है उसको मैं ऐप में दूंगा और आपको वहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करूँगा। बाकी आप सभी को यदि बैच लेना है तो आप 8004394194 नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको तुरंत बैच दिला दिया जाएगा और आप अपने सपनों को पूरा करिए, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, किसी से न डरिए। ये जीवन मिला है कुछ करने के लिए, इस जीवन को ऐसा बना दो कि लगे कि यार हमने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर बहुत ही सार्थक कार्य किया है। तो कुछ ऐसे ही आशाओं के साथ आगे बढ़ो और जिंदगी में एक ऐसा कार्य करके दिखाओ कि लोग आपको सलामी करें। जय हिंद, जय भारत।